Hello students, today we will start chapter 2 Geography, Land, Soil, Water and Natural Resources. सबसे पहले हम बात करते हैं लैंड की. आवर अर्थ इज़ फुल ऑफ ए वैरायटी ऑफ लैंड, क्लाइमेट, वाटर, वेजिटेशन एंड एनिमल रिसोर्सेज. हमारी अर्थ जो है उस पे लैंड, क्लाइमेट, वाटर, वेजिटेशन एंड एनिमल्स रिसोर्सेज की बहुत सारी वैरायटीज़ पाई जाती हैं. जो हमारा टोटल लैंड पार्ट है उसकी अगर हम बात करते हैं, टोटल लैंड पार्ट का कितने परसेंट एरिया ऐसा है जो क्या है, वाटर है, और कितने परसेंट एरिया जो है वो लैंड है. देखिए, जो टोटल अर्थ है उसका 29% एरिया क्या है, लैंड पार्ट है. 71% एरिया क्या है, वाटर बॉडीज़ हैं. ये जो 29% लैंड पार्ट है इनको क्या कहा जाता है, कॉन्टिनेंट्स कहा जाता है. और 71% जो एरिया है जो कि वाटर एरिया है उसको क्या कहा जाता है, ओशियंस कहा जाता है. जो 71% वाटर है वो हमारा मेनली ओशियंस में है. उसके अलावा ग्लेशियर्स हैं, रिवर्स हैं या लेक्स वगैरह है, वहाँ पर भी कुछ परसेंट वाटर अवेलेबल है. ये जो टोटल 71% है इसका ओनली 2% वाटर कैसा है, ऐसा है जिसको हम यूज कर सकते हैं, यूजेबल है. यानी कि फ्रेश वाटर वो जो है वो ओनली 2% है. इसके बाद हम बात कर रहे थे लैंड की. जो लैंड है उसमें क्या है, अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग तरीके की लैंड पाई जाती है. देयरफॉर पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड लीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ. अलग अलग रीजन्स में रहने वाले लोगों की लाइफस्टाइल अलग अलग होती है. क्यों होती है, क्योंकि उनका जो नेचर है, क्लाइमेट है, जो लैंड वहाँ पर अवेलेबल है उनके पास, वो चीज़ें डिफरेंट होती हैं. उन्हीं की वजह से उनकी जो दैनिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी डिफरेंट होती हैं और उनका लाइफस्टाइल भी डिफरेंट होता है. यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी दे रखी है. इन ए स्मॉल विलेज इन तंजानिया, अफ्रीका, मेम्बा गेट्स अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग टू फैच वाटर. शी हैज़ टू वॉक ए लॉन्ग way and returns after a few hours. She then helps her mother in the house and join her brothers in taking care of their goats. यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी दे रखी है. तंजानिया जो कि अफ्रीका में एक जगह है, उस विलेज में रहने वाले जो बच्चे हैं, जैसे कि इसमें मेम्बा का एग्जाम्पल दे रखा है, वो अर्ली मॉर्निंग बहुत जल्दी उठ जाती है और फिर वो पानी लेने के लिए जाती है. पैदल चलकर उसको बहुत दूर तक पानी लेने जाना पड़ता है और कुछ टाइम बाद जब वो पानी लेकर आती है तो उसके बाद वो अपनी मदर की हेल्प करती है जो हाउस होल्ड वर्क होते हैं उनमें. और उसके बाद उसका भाई जो है वो गोट्स की केयर करता है और उसके साथ वो भी उनकी केयर करती है. All her family owns a piece of rocky land around their small hut. Memba's father can barely grow some maize and beans on it after toiling hard. जो मेम्बा के फादर हैं और उनकी जो पूरी फैमिली है वो एक रोकी लैंड के अराउंड रहते हैं. देखो, उनकी जो छोटी सी झोपड़ी है, जो छोटा सा घर उनका है, उसके आसपास का रीजन कैसा है, पहाड़ी एरिया है, रोकी जो लैंड है उनके आसपास, और उसी के पास वो रहते हैं. और जो मेम्बा के फादर हैं वो बहुत मुश्किल से अपनी जो लैंड, उनकी जो पथरीली ज़मीन है, देखिए आप सबको पता है जो पहाड़ी रीजन होता है वहाँ पर एग्रीकल्चर करना पॉसिबल नहीं होता. बहुत मुश्किल से उनको बहुत मेहनत करके जो है वहाँ पर एग्रीकल्चर करते हैं तो थोड़ा बहुत प्रोडक्शन ही कर पाते हैं. उसी तरीके से मेम्बा की जो फादर हैं बहुत मुश्किल से वहाँ पर थोड़ा बहुत जो है मेज़ और बीन्स वहाँ पर प्रोड्यूस कर पाती हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद. दिस इज़ नॉट इनफ टू फीड देयर फैमिली फॉर द होल ईयर. अब उन्होंने जो प्रोडक्शन किया वो उनकी फैमिली के लिए पूरा साल खाने के लिए इनफ नहीं है. अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए. पीटर लाइव्स इन द हार्ट ऑफ द शिप रेयरिंग रीजन इन न्यूजीलैंड वेयर हिज फैमिली रन्स ए वुल प्रोसेसिंग फैक्ट्री. पीटर जो है वो न्यूजीलैंड में रहता है. वहाँ पर उनकी जो फैमिली है वो एक वुल प्रोसेसिंग फैक्ट्री चलाती हैं, यानी कि ऊन बनाने की जो फैक्ट्री होती है वो चलाई जाती है उनकी फैमिली के द्वारा. एवरी डे व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल, पीटर वॉचेज हिज अंकल टेकिंग केयर ऑफ देयर शिप. Their shipyard is situated on a wide grassy plain with hills in the far distances. अब देखिए, जब यहाँ पर पीटर की बात हो रही है, पीटर जब स्कूल से वापस लौटता है तो वो अपने अंकल की हेल्प करता है
शिप की केयर करने में, जो भेड़ उन्होंने पाल रखी है उनकी केयर करने के लिए उसकी हेल्प करता है। और उसके बाद वो जो उनका शिपयार्ड है वहाँ पर चला जाता है। और देखिए उनका जो शिपयार्ड है वो भी बहुत ही बड़ा है, एक बहुत ही ग्रासी प्लेन एरिया है, वाइड ग्रासी प्लेन एरिया है, यानी कि बहुत बड़ा एक प्लेन एरिया है जहाँ पर घास है और उसके साथ साथ वहाँ पर छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी हैं। इट इज़ मैनेज्ड इस साइंटिफिक वे यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। उसको एक साइंटिफिक वे से जो है मैनेज किया गया है और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो आधुनिक तकनीक है, उसको अपना के उसको मैनेज किया गया है। पीटर्स फैमिली ऑल्सो ग्रो वेजिटेबल्स थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग। पीटर की जो फैमिली है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करके वेजिटेबल्स भी उगाती हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग कौन सी होती है? जिसमें हम फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करके फार्मिंग करते हैं। मेम्बा एंड पीटर्स स्टे इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड लीड वेरी डिफरेंट लाइव्स। मेम्बा और पीटर जो हैं वो वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में रह रहे हैं और डिफरेंट लाइफस्टाइल उनका है जिसको वो जीते हैं। दिस डिफरेंस इज़ बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन द क्वालिटी ऑफ लैंड, soil, water, natural vegetation, animals and the uses of technology। अब ये जो डिफरेंस है उनकी लाइफस्टाइल में, ये किसकी वजह से है? वहाँ की जो लैंड है उसकी क्वालिटी जो है वो डिफरेंट है। अब देखिए किसी एरिया की अगर लैंड फर्टाइल है, वहाँ की सॉइल फर्टाइल है तो वहाँ पर एग्रीकल्चर अच्छी होगी। अगर कहीं की सॉइल जो है वो फर्टाइल नहीं है तो वहाँ प्रोडक्शन हम ज़्यादा नहीं कर सकते। इसके बाद नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल्स, ये सारी चीज़ें जो है और इसके अलावा टेक्नोलॉजी, इन सब का इफ़ेक्ट पड़ता है हर अलग अलग जगहों पर रहने वाले लोगों की जीवन शैली के ऊपर। द अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज इज़ द मेन रीज़न प्लेस डिफर फ्रॉम ईच अदर। इन सभी रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी की वजह से ही एक जो प्लेस है वो दूसरे प्लेस से इतना ज़्यादा डिफरेंट होता है। लैंड an important resource that covers 30% of the earth's surface. Most part of the land is not habitable। जो 30% एरिया है, अभी हमने बात की थी 29% कुछ एरिया है जो कि लैंड पार्ट है, तो उसको हम अबाउट 30% ही बोलते हैं। अबाउट 30% एरिया ऐसा है जो कैसा है? इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, लैंड पार्ट है। लैंड पार्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स क्यों है? क्योंकि वहीं एक ऐसी जगह है जिसके ऊपर हम रह रहे हैं। अगर लैंड पार्ट नहीं होगा तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते, ना ही एनिमल्स और ना ही मानव जो ह्यूमन बीइंग है वो भी सर्वाइव नहीं कर सकते। मोस्ट पार्ट्स ऑफ द लैंड इज़ नॉट हैबिटेबल। बहुत ज़्यादा पार्ट ऐसा है लैंड का जो हैबिटेबल नहीं है, यानी कि वहाँ पर कोई भी नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो इस तरीके की होती। अब अगर हम बात करें अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की, एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर है। अब अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट कैसा है? नॉन हैबिटेबल है। नॉन हैबिटेबल क्यों है? क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं रह सकता, वहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ है और वहाँ की जो क्लाइमेट है वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है। अब बर्फीली जगह में कोई इंसान कैसे सर्वाइव कर सकता है? ना तो वो वहाँ पर एग्रीकल्चर कर सकता, ना कोई और बिजनेस कर सकता, किस तरीके से अपनी आजीविका चलाएंगे? तो वहाँ पर पॉपुलेशन नहीं है। द रग टोपोग्राफी, स्टीप स्लोप्स, waterlogged areas, deserts and thick forests are the regions where there is less population। अगर हम बात करें पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की तो बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर रग टोपोग्राफी है, वहाँ की टोपोग्राफी सही नहीं है। टोपोग्राफी का मतलब होता है स्थलाकृति, यानी कि वहाँ पर जो लैंड है वो कैसी है, वो कोई माउंटेन रीजन है या फिर कोई प्लेन एरिया है या फिर कोई प्लेटू है या फिर कोई वैली है। अगर इनमें से किसी भी तरीके के रीज़न की हम बात करें, कंपेयर करें, तो जो प्लेन रीज़न होता है वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि वहाँ पर एग्रीकल्चर भी अच्छे से की जा सकती है, वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लगा सकते हैं, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छे तरीके से प्रोवाइड करवाई जा सकती है इन कंपेरिजन ऑफ माउंटेन रीजन एंड प्लेटू रीजन एंड वैली। अब माउंटेन रीजन पे आप एग्रीकल्चर कैसे करोगे? बहुत ही मुश्किल काम होता है। यहाँ पर स्ट्रिप क्रॉपिंग की जाती है, जो पहाड़ियाँ होती हैं उनको काट के सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं और सीढ़ीदार खेती यहाँ पर की जाती है, क्योंकि पूरे पहाड़ को काटकर हम एक साथ प्लेन नहीं कर सकते। और वो भी ऐसी पहाड़ियाँ होती हैं जहाँ पर सोइल होती है, ना कि बड़ी बड़ी चट्टानें।
इसके बाद अगर बात करें स्टीप स्लोप्स की, स्टीप स्लोप्स का मतलब है अगर ऐसी सीधी ढलान है तो वहाँ पर एग्रीकल्चर करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है और ना ही वहाँ पर घर बनाकर वहाँ रहना। वाटरलॉग्ड एरियाज़ में भी बहुत कम पॉपुलेशन पाई जाती है। इसके बाद डेजर्ट्स और जो थिक फॉरेस्ट एरियाज़ हैं वहाँ भी लेस पॉपुलेशन होती है। इसका रीज़न क्या है कि डेजर्ट एरिया में भी ना तो वाटर अवेलेबल हो पाता, ना ही एग्रीकल्चर हो पाती है। इसी तरीके से थिक फॉरेस्ट एरिया जो है वो भी ऐसे रीज़न है जहाँ लेस पॉपुलेशन होती है, क्योंकि वहाँ पर रह पाना लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल काम होता है। अब हम देखें अगर वर्ल्ड मैप में, तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन से एरिया में कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है। किसी भी मैप को अगर हम वर्ल्ड मैप में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो यहाँ पर 1 डॉट रिप्रेजेंट 1 लाख पीपल, 1 डॉट 1 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर जहाँ भी ज़्यादा डॉट्स हैं इसका मतलब वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं ये जो रीजन्स हैं यहाँ पर डॉट जो है बहुत ही दूर दूर हैं। ये रीज़न जो है कुछ में पास हैं, कुछ में दूर दूर डॉट्स हैं। इसका मतलब क्या है, अब सबसे ज़्यादा रेड कलर, सबसे ज़्यादा डॉट्स हमें कहाँ दिख रही हैं, ये वाले रीजन में और ये वाले रीजन में। और आप सबको अच्छे से पता है कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सबसे पहला नंबर किसका आता है, चाइना का आता है, ठीक है। उसके बाद नंबर आता है इंडिया का, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेड डॉट है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। इसका रीज़न क्या है, यहाँ की क्लाइमेट, यहाँ की सोइल, यहाँ पर जो नेचुरल वेजिटेशंस हैं वो सब डिपेंड करते हैं, उन सब के ऊपर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है। इसके बाद देखिए हमने बात की थी अंटार्कटिका की। ये अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट आप देख सकते हैं, यहाँ पर बिल्कुल भी पॉपुलेशन नहीं है। इसका रीज़न क्या है कि यहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ है, यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं वो हैबिटेबल नहीं है, यहाँ कोई भी इंसान रह पाना पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से आप ये आइलैंड देख सकते हैं जो कि ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड में भी जो पॉपुलेशन नहीं रह सकती, निवास नहीं कर सकते लोग यहाँ पर, क्योंकि यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस इसके अकॉर्डिंग नहीं है। सेम इसी तरीके से आप ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल ले सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी पॉपुलेशन बहुत ही कम है, क्योंकि यहाँ पर थिक फॉरेस्ट पाए जाते हैं और थिक फॉरेस्ट की वजह से यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ही कम है। ये देखिए जैसे कि अभी हमने बताया था आपको कि ईस्ट एशिया जो कि चाइना वाला ज़्यादातर पार्ट है और साउथ एशिया जो कि इंडिया है, उसमें क्या है, पॉपुलेशन ज़्यादा निवास करती है। प्लेन्स एंड रिवर वैलीज ऑफर स्टेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर, हैंस दीज आर डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। जो रिवर वैलीज़ होती हैं और जो प्लेन एरियाज़ होती हैं वहाँ पर एग्रीकल्चर अच्छे से की जा सकती है, स्टेबल लैंड होती है एग्रीकल्चर के लिए। इसी वजह से वो एरियाज़ कैसे होते हैं, डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं, यानी कि वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, ज़्यादा लोग वहाँ पर निवास करते हैं, सघन जनसंख्या वहाँ पर पाई जाती है। इसके बाद देखिए ये आप देख सकते हैं एक जो है प्लेन रीजन है, गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन की हम बात कर रहे हैं। तो जो ये गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन है यहाँ पर क्या है, बहुत सारी रिवर्स हैं, ये आप देख सकते हैं गंगा रिवर है और इसके अलावा यहाँ पर दूसरी साइड से ब्रह्मपुत्रा है। ये देखिए ये जो रिवर है ये ब्रह्मपुत्रा है। इसका जो है चाइना में नाम, तिब्बत में इसका नाम सांगपो होता है, लेकिन जैसे ये अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में जो है प्रवेश करती है इसके बाद इसका नाम चेंज हो जाता है और इसको जो है दिहांग के नाम से जाना जाता है, कहीं पर इसको अरुणा के नाम से जाना जाता है, तो कहीं इसको ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसी तरीके से इधर जो है गंगा रिवर है, ये गंगा नदी जो है यहाँ पे आके ब्रह्मपुत्रा के साथ ही मिल जाती है और आगे चल के किसका निर्माण करती है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। इसकी जो अदर ब्रांचेज हैं, जो जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा की, वो सब भी मिलकर इस एरिया को फर्टाइल बनाती हैं। आई मीन टू से कि यहाँ पर जो सॉइल होती है वो फर्टाइल होने का रीज़न ये है कि वो एलुवियल सॉइल है। एलुवियल सॉइल होती है जो पानी के साथ बहकर आती है, जलोढ़ मिट्टी होती है, और वो मिट्टी क्या होती है, बहुत ही फर्टाइल होती है, और उसी फर्टाइल की मिट्टी की वजह से यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत ही अच्छी होती है और ये एरियाज़ डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं। यूजेस ऑफ लैंड, फॉरेस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। अब हम पढ़ रहे हैं लैंड के यूजेस क्या हैं। तो सबसे पहला यूज़ क्या है, फॉरेस्ट्री है और एग्रीकल्चर है।
एग्रीकल्चर के बिना जो है कोई भी इंसान हम जैसे जो है सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि एक अहम हिस्सा बन चुका है ग्रेन, अनाज हमारी लाइफ का। इसके बाद माइनिंग होता है ज़मीन के अंदर से खनिजों को खुदाई करके निकालना। बिल्डिंग हाउसेस एंड रोड्स, घर बनाना और रोड बनाना। सेटिंग अप इंडस्ट्रीज़ की सेटिंग करना, वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लगाना। अब देखिए ये लैंड यूज़ पैटर्न आप अच्छे से देख सकते हैं। इसमें क्या है, जो भी लैंड यूज़ पैटर्न होता है वो सेम ऐसा ही होता है। उसमें सिर्फ ये बदलाव हो सकते हैं कि ज़मीन को यहाँ पर अगर घरों के लिए बनाने के लिए यूज़ किया है तो वहाँ इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए यूज़ किया गया हो। स्टार्टिंग में देखिए क्या था, ये टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेस की बात हो रही है। पहले ऐसे घर होते थे, छोटे छोटे कच्चे घर होते थे, दूर दूर घर हैं, फॉरेस्ट एरिया भी है, एग्रीकल्चर लैंड भी है, रोड मतलब कच्चे हैं लेकिन हैं। इसके बाद जो है पशुपालन भी होता था। अब टाइम के साथ साथ क्या हुआ, बहुत सारे चेंजेस आ गई। जो एग्रीकल्चर लैंड है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, जो घर हैं उनकी डिज़ाइंस चेंज हो गई, लोगों ने पक्के घर बनाना शुरू कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी आ गई, ठीक है। इस तरीके से काफ़ी चेंजेस आए। फिर देखिए थर्ड डायग्राम में और कुछ टाइम बाद क्या चेंजेस आए। और कुछ टाइम बाद जो है जो बैलगाड़ियाँ होती थी या और तरीके की जो कार्स होती थी उनकी जगह बड़ी बड़ी गाड़ियों ने ले ली, ठीक है। जो घर हैं वो और ज़्यादा बड़े बड़े होने लगे। फॉरेस्ट एरिया जो वो बिल्कुल ही क्लियर कर दिया और वहाँ पर सेटलमेंट्स हो गई। अब जो ये एग्रीकल्चर लैंड थी इसको पार्क वगैरह में कन्वर्ट कर दिया गया। इसके बाद अगर और ज़्यादा टाइम बाद देखें तो बिल्डिंग है और ज़्यादा बड़ी हो गई। जो पेड़ पौधे फॉरेस्ट में से थोड़े बहुत बचे थे वो भी नहीं है यहाँ पर। इसके बाद जो पार्क डेवलप किया गया, यहाँ पे लाइटिंग सिस्टम डेवलप किया गया या फिर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को और ज़्यादा डेवलप कर दिया गया। तो ये थे चेंजेस टाइम के अकॉर्डिंग कि क्या क्या चेंजेस आते हैं नेचुरल रिसोर्सेज में। फिजिकल फैक्टर्स देखिए कि कौन कौन से फिजिकल फैक्टर्स होते हैं जिनका पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब होता है स्थलाकृति। मैंने पहले भी बताया था कि किसी जगह की आकृति कैसी है, वहाँ पर जो लैंड है वो किस तरीके की है, कोई माउंटेन है, कोई प्लेटू रीजन है या फिर कोई प्लेन एरिया है या फिर कोई वैली है। इसके बाद सॉइल, वहाँ की सॉइल कैसी है, फर्टाइल है नहीं है। क्लाइमेट में आती हैं मेनली चीज़ें, टेम्परेचर वगैरह, रेनफॉल, ये सारी चीज़ें वहाँ पर कैसी हैं। अगर वहाँ पर बारिश होती है तो एग्रीकल्चर हो सकती है, अगर वहाँ बारिश नहीं होती तो अगर मान लो कोई डेजर्ट रीजन है तो वहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं हो सकती। ये सारी चीज़ें भी अपना इफ़ेक्ट डालती हैं। इसके बाद मिनरल्स, अगर कहीं ऐसी ज़मीन है जहाँ पर मिनरल्स पाए जाते हैं तो वहाँ पर माइनिंग का वर्क आसानी से किया जा सकता है और बहुत सारी पॉपुलेशन उसके आसपास रहना शुरू कर देती है, क्योंकि माइंस में काम करने के लिए जो है लेबर की ज़रूरत होती है, तो लोगों को वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी आर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट डिटरमाइन लैंड यूज़। इसके अलावा वाटर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पॉपुलेशन भी इम्पोर्टेंट है और जो टेक्नोलॉजी वहाँ पर यूज़ की गई है वो सारी चीज़ें भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ लैंड की। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लैंड। फर्स्ट प्राइवेट लैंड एंड सेकेंड इज़ कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड कौन सी होती है, जो कि इंडिविजुअल के द्वारा ओन की जाती है, मतलब उसके ऊपर किसी इंडिविजुअल का अधिकार होता है। जैसे हमारा अपना घर है, अपनी गाड़ी है, ये सारी चीज़ें क्या है, प्राइवेट लैंड है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो जो प्राइवेट चीज़ें होती हैं जैसे कि हमारी खुद का घर है, कोई हमारा खुद का प्लाट है, जो प्लॉट वगैरह है वो सब क्या है, प्राइवेट लैंड है, ठीक है। तो गाड़ी नहीं है, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लेकिन प्राइवेट लैंड में हम सिर्फ अपना मकान, बिल्डिंग और जो प्लॉट्स वगैरह होते हैं उन्हीं को काउंट करेंगे। कम्युनिटी लैंड ओन्ड बाय कम्युनिटी फॉर कॉमन यूजेस लाइक कलेक्शन ऑफ फूड, फ्रूट्स एंड मेडिसिनल हर्ब्स, दीज आर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। ये देखिए बाय मिस्टेक यहाँ पर 8 लिखा गया है, आर आएगा, ठीक है। कम्युनिटी लैंड वो होती है जो कम्युनिटी के द्वारा ओन की जाती है कॉमन यूजेस के लिए, जैसे कि कलेक्शन ऑफ फूड है, चारा वगैरह कलेक्ट करने के लिए, फ्रूट्स कलेक्ट करने के लिए, या फिर कोई मेडिसिनल हर्ब्स वगैरह कलेक्ट करने के लिए। ये क्या है, कॉमन प्रॉपर्टी यूजेस होते हैं। प्रॉब्लम्स विद लैंड, अनलिमिटेड नीड्स बट लिमिटेड लैंड।
देखिए हमारी ज़रूरतें अनलिमिटेड हैं लेकिन लैंड क्या है, लिमिटेड है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे पास ज़मीन कम है और हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो ज़्यादा हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं बड़े बड़े शहर हैं, दिल्ली जैसे जो शहर होते हैं वहाँ पर कितनी ज़्यादा डेंसली पॉपुलेशन होती है, बहुत ज़्यादा क्लोज हाउसेस होते हैं। इंक्रोचमेंट ऑफ लैंड फॉर कॉम्प्लेक्स एक्सेट्रा, जो ज़मीन होती है उसको क्या कर लिया जाता है, एक्वायर कर लिया जाता है कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट बनाने के लिए। रैपिड अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शहरीकरण। जब लोग गाँवों से जाकर शहरों में बसना शुरू कर देते हैं तो वो प्रोसेस होती है अर्बनाइजेशन। तो ये जो बहुत तेज़ी से अर्बनाइजेशन हो रहा है ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अब देखिए अर्बनाइजेशन का रीज़न क्या है कि जो शहर होते हैं वहाँ पर अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, इसके अलावा लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाता है। लैंड डिग्रेडेशन एंड लैंड स्लाइड्स एट्सेट्रा। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होता है भूमि का अनाच्छादन होना, जैसे कि जो वेदरिंग जैसी जो प्रोसेस होती हैं, इरोजन जैसी जो प्रोसेस होती हैं उसकी वजह से लैंडस्लाइड्स भी हो जाती हैं कई बार, और जो ज़मीन है वो अपनी फर्टिलिटी खो देती है। आप सबको पता है इरोजन क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें पानी या फिर हवा के माध्यम से जो मिट्टी होती है वो उड़कर किसी दूसरी जगह पर चली जाती है। इसके अलावा लैंडस्लाइड्स की अगर बात करें तो लैंडस्लाइड्स का मतलब होता है एक बहुत ही बड़ा लैंड का टुकड़ा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह खिसक जाना। कंजर्वेशन ऑफ लैंड, क्या तरीके हैं जिससे हम लैंड कंजर्वेशन कर सकते हैं। चेक रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, अफोरेस्टेशन। अफोरेस्टेशन का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ हमें लगाने चाहिए। लैंड रिक्लेमेशन यानी कि भूमि सुधार के लिए हमें बहुत सारे प्रयास करने चाहिए। जिस ज़मीन पर हम लगातार एग्रीकल्चर कर रहे हैं और उसकी फर्टिलिटी कम हो गई है उसको फर्टाइल बनाने के लिए हमें प्रयास करने चाहिए, हमें वहाँ पर खाद वगैरह उर्वरक वगैरह डालने चाहिए। रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, कंट्रोल ओवर ग्रेजिंग एट्सेट्रा। हमें केमिकल जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, उनको रेगुलेटेड करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, हम उनको लिमिट में यूज़ करें ताकि जो मिट्टी है वो सही रहे, ख़राब ना हो। क्योंकि अगर हम इनका एक लिमिट से ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो सोइल जो है फर्टाइल नहीं रहती, वहाँ पर एग्रीकल्चर करना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता। कंट्रोल ओवर ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग का मतलब होता है अतिचारण। जब हम चरागाहों में पशुओं को चराते हैं तो वो भी एक लिमिट में होना चाहिए, ओवर ग्रेजिंग नहीं होनी चाहिए। फैक्टर्स ऑफ सोइल फॉर्मेशन, द मेजर फैक्टर्स ऑफ सोइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स। Other factors are the topography, role of organic material and time taken for the composition of soil formation. All these differ from place to place. हर जगह पर ये क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। देखिए सोइल फॉर्मेशन के लिए बहुत सारे फैक्टर्स वर्क करते हैं। सबसे पहले है पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक का जो कलर और टेक्सचर है वो कौन डिटरमाइन करता है, वहाँ की केमिकल प्रॉपर्टीज़, कि उसके अंदर कौन कौन से केमिकल्स जो हैं वो विद्यमान है, वहीं उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है किसी पेरेंट रॉक का कलर और उसका टेक्सचर, उसमें मिनरल कंटेंट कितना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें डिटरमाइन करती हैं किसी भी सोइल की फर्टिलिटी या फिर सोइल फॉर्मेशन। अब देखिए क्लाइमेटिक कंडीशन की अगर बात करें तो क्लाइमेटिक कंडीशंस में टेम्परेचर, रेनफॉल और रेट ऑफ वेदरिंग और इसके अलावा ह्यूमस फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें अपना इफेक्ट डालती हैं। रिलीफ में एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब हाइट होती है, स्लोप यानी कि ढलान कितनी है, और इसके बाद फ्लोरा, फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फ्लोरा और फौना मतलब जीव जंतु जगत और प्राणी जगत, जो वनस्पति जगत है, और इसके अलावा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, छोटे छोटे जीव जंतु हैं, वो सब मिलकर भी ह्यूमस फॉर्मेशन के ऊपर अपना इफेक्ट डालते हैं। इसके बाद है टाइम। टाइम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि कोई भी चट्टान एकदम से सोइल में कन्वर्ट नहीं होती, उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है किसी भी जो सोइल प्रोफाइल है उसको कंप्लीट होने में। ये देखिए सोइल प्रोफाइल, सोइल प्रोफाइल में आप देख सकते हैं ये पेरेंट रॉक है। जो पेरेंट रॉक है वो वेदर्ड रॉक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाती है, फिर सब सोयल और सैंड, सिल्ट और कली इनमें कन्वर्ट हो जाती हैं, और लास्ट में जाके हमें जो मिलती है वो क्या है, टॉप सोयल, जो कि ह्यूमस होते हैं उसके अंदर और वो फर्टाइल होती है।
Landslides, the mass movement of rock, debris or earth down a slope, mostly occur on hilly terrains. जो मास मूवमेंट होता है, बड़े पैमाने पर मूवमेंट होता है चट्टानों का या फिर डेब्रिस का, एक बहुत ही बड़ी स्लोप जो है उनके अंदर बन जाती है, उसको क्या कहा जाता है? लैंडस्लाइड कहा जाता है। और ऐसा मेनली कहाँ पर होता है? हिली एरियाज़ में होता है। अभी देखिए, एक हिमाचल प्रदेश के एक विलेज का एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है। पंगी गांव जो है वो हिमाचल प्रदेश में, और वहाँ पर बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइड हुआ था। ये आप देख सकते हैं, ये क्या है? लैंडस्लाइड, जो ज़मीन है यहाँ से खिसक कर नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है। इसके बाद देखिए कौन से तरीके हैं जिससे हम जो हमारी भूमि है, जो लैंड है, उसको सही रख सकते हैं, उसको जो डिग्रेडेशन है वो होने से बचा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले बात आती है टेरेस फार्मिंग के। टेरेस फार्मिंग में क्या करते हैं? जो चट्टानें होती हैं, जो पहाड़ी एरियाज़ होते हैं, इस तरीके के जो रीजन हैं उनको काट के क्या कर दी जाती हैं? सीढ़ियाँ बना दी जाती हैं। यानी कि इस एरिया तक इक्वल कर लिया, फिर ऊपर वाले एरिया को फिर से इक्वल कर लिया, फिर ऊपर वाले एरिया को फिर से इक्वल कर लिया। तो इस तरीके से सीढ़ियाँ बना दी जाती हैं, उसमें क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया जाता है, उसको कहा जाता है टेरेस फार्मिंग। इसके बाद है इंटर क्रॉपिंग। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन alternate rows and are shown at different times to protect the soil from rain wash. सोइल को रेन वॉश से प्रोटेक्ट करने के लिए हम अलग अलग लाइनों में अलग अलग तरीके की फसलें बो देते हैं, जिसको कि इंटरक्रॉपिंग कहा जाता है। ये आप इसका पिक्चर भी देख सकते हैं। ये देखिए टेरेस फार्मिंग है, ये देखिए इंटरक्रॉपिंग। इसमें अलग अलग तरीके की जो फसलें हैं उनको एक साथ उगाया गया है, एक लाइन बना दी गई है, जिसमें क्या होता है, जो रेन फोर्स है उसको रोका जा सकता है, उसको कम किया जा सकता है। इसके बाद कंटूर पल्गिंग। कंटूर पल्गिंग में क्या होता है? कुछ पैरेलल कंटूर लाइंस होती हैं। कंटूर लाइंस होती हैं जो एक जैसी हाइट वाले रीजन्स को मिलाती हैं। अब यहाँ पर ऐसी सेम हाइट है, कहीं और जो है लैंड की जो हाइट है वो ज़्यादा है, तो इस तरीके की जो ज़मीनें होती हैं उन सबको मिलाती हुई एक दूसरे के समानांतर होती है, पैरेलल होती हैं बिल्कुल। इन लाइंस को क्या कहा जाता है? कंटूर। तो इसी तरीके की कंटूर्स लाइन में एग्रीकल्चर करना कहलाता है। इसके बाद है शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स होती हैं जो कोस्टल और ड्राई रीजन में यूज़ किया जाता है इनका, और इनमें एक रो प्लांट कर दी जाती है प्लांट्स की, जो विंड मूवमेंट को रोकते हैं और सोइल को प्रोटेक्ट करते हैं। यानी कि तेज़ चलने वाली हवाएं उन पेड़ों से टकराएं और जो है मिट्टी को ज़्यादा नुकसान ना पहुंच पाए। वो पेड़ जो हैं मिट्टी को अपनी जड़ों में जकड़ के रखते हैं और हवा को जो मूवमेंट है उससे सोइल को प्रोटेक्ट करते हैं। ये टेरेस फार्मिंग है, कंटूर पल्गिंग और शेल्टर बेल्ट्स एंड इंटरक्रॉपिंग। Now we will talk about another important resource, that is water. Water is vital renewable natural resource. वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। रिन्यूएबल का मतलब होता है कि इसको हम बार बार अलग अलग फॉर्म्स में यूज़ कर सकते हैं। वाटर कवर्स 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस। वाटर प्लानट, देखिए जो अर्थ है उस पर हमने अब बात की थी कुछ टाइम पहले, 71% वाटर है। तो ये 71% वाटर होने की वजह से ही अर्थ को जो है नीला ग्रह, ब्लू प्लैनेट या फिर वाटर प्लैनेट भी कहा जाता है। अगर बात करते हैं 3/4 की, तो इसमें 3/4 का मतलब है कि अगर हम लैंड के 4 टुकड़े करें और उस 4 में से 3 क्या हैं? वाटर हैं। सिर्फ एक एरिया ऐसा है जो कैसा है? लैंड पार्ट है। द फर्स्ट लाइफ ऑफ ऑन अर्थ बिगैन इन प्राइमेटिव ओशन अराउंड 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। सबसे पहले जो लाइफ की स्टार्टिंग हुई थी वो 3.5 बिलियन ईयर्स पहले हुई थी, ओशियंस के अराउंड हुई थी। प्राइमेटिव्स होते हैं आदिवासी जो थे। प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। वाटर अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम्स देश में या फिर देश की बाहर भी बहुत सारे रीजन्स में देखी जाती हैं। देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ वाटर इन मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्टर्न मेक्सिको, पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड एंटायर ऑस्ट्रेलिया आर फेसिंग शॉर्टेज इन फ्रेश वाटर सप्लाई।
ये ऐसे कुछ जगहों के नाम हैं जहाँ पर फ्रेश वाटर सप्लाई में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती हैं। Countries located in climatic zones most susceptible to drought face great problem of water scarcity. Thus, water shortage may be a consequence of variation in seasonal or annual precipitation, or the scarcity is caused by over exploitation and contamination of water sources. देखिए ये जो रीजन्स हैं, बहुत सारी कंट्रीज जो कि क्लाइमेटिक जोन्स में सिचुएटेड हैं, वहाँ पर उन लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है वाटर स्कैर्सिटी की, यानी कि पानी वहाँ पर नहीं अवेलेबल हो पाता। और इसी वजह से जो वेरिएशन आता है सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन में, वो भी बढ़ जाता है। प्रेसिपिटेशन क्या होता है? पानी के या फिर ओलों के रूप में जो है बूंदों का नीचे गिरना, जो पानी इवापोरेट होके जो है बादलों में कन्वर्ट होता है, फिर उसके बाद जो है वो कंडेंसेशन की प्रोसेस से गुजरने के बाद प्रेसिपिटेशन होता है। प्रेसिपिटेशन का मतलब है पानी का बादलों में से अलग होके ज़मीन के ऊपर गिरना। बादलों से पानी अलग होने की जो प्रोसेस है वो तो कंडेंसेशन है, लेकिन उनका किसी भी फॉर्म में या ओलों के रूप में या फिर बारिश के रूप में ज़मीन तक पहुंचना क्या है? प्रेसिपिटेशन। कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। एक्सेस टू क्लीन and adequate water sources is a major problem facing the world today. आज के टाइम पे पानी अवेलेबल नहीं हो पा रहा, क्लीन और जो है एडिक्वेट वाटर, पर्याप्त वाटर नहीं अवेलेबल हो पा रहा, यही मेजर प्रॉब्लम है वर्ल्ड के सामने। इसके लिए हमें कुछ कदम उठाने चाहिए। उनमें से मेनली क्या है कि जो वाटर पोल्यूशन है उसको रोकना चाहिए, जैसे कि जो एग्रीकल्चर केमिकल्स हैं, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट्स हैं, वो वाटर बॉडीज़ के अंदर बहा दिए जाते हैं, उन सबको रोकना चाहिए। और जो भी पेस्टिसाइड्स वगैरह बनाने की इंडस्ट्रीज़ हैं वो इस तरीके के केमिकल्स को अगर रिवर्स वगैरह में ना छोड़े तो वो वाटर पोल्यूटेड होने से बच जाएगा। और हमें फ्रेश वाटर को जितना भी हमारे पास अवेलेबल हो पाता है उसको जो है कम से कम यूज़ करना चाहिए, एक लिमिट में यूज करना चाहिए। जितने की हमें ज़रूरत है सिर्फ उतना ही हमें यूज करना चाहिए। उसके अलावा एक बार यूज़ किए हुए वाटर को हम किसी दूसरे चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमने किसी कपड़े धोने या फिर किसी और काम के लिए जो पानी यूज़ किया है उसको हम वेस्ट बहाने के अलावा जो गार्डनिंग हम करते हैं, हमने छोटे मोटे गमलों में पौधे वगैरह लगा सकते हैं, उनके लिए हम यूज़ कर सकते हैं अगर इस टाइप के पौधे हमने लगा रखे हैं। इसके अलावा जो वाटर है जो हमें टैप वगैरह है वो लगा कर रखनी चाहिए। जिस टाइम पे हमें वाटर की ज़रूरत है सिर्फ उसी टाइम पे हमें उनको ऑन करना चाहिए, अदरवाइज़ ऑफ रखना चाहिए। इस तरीके की और भी बहुत सारे स्टेप्स हैं जिनसे हम वाटर को सेव कर सकते हैं, वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं। इसके अलावा बारिश का पानी कलेक्ट करने की जो प्रोसेस है वो सबसे बेस्ट प्रोसेस है, जैसे कि राजस्थान में भी इस प्रोसेस को अपनाया जाता है। जब बारिश होती है तो पानी को छतों पे इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर एक पाइप के थ्रू उनको टैंक्स में स्टोर कर लिया जाता है और पूरा साल उनको यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके की जो प्रोसेस है उनको अपनाकर हम वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं। हमारा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।